इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी ECO एक ऐसा जबरदस्त मंसूबा जिसे इस पूरे खित्ते को जोड़ने वाला एक पुल बनना था। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये पुल कभी मुकम्मल भी हो पाया? चलें आज इसी पर बात करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा ट्रेड ब्लॉक जिसकी आबादी 50 करोड़ से भी ज्यादा हो, लेकिन उसके अपने मेंबर ममालिक आपस में जो तिजारत करते हैं वो उनकी टोटल ट्रेड का 10% भी नहीं है ना हैरानकुन बात? आखिर ऐसा क्यों है? यही वो सवाल है जिसका जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो हर बड़ी तंजीम के पीछे ना एक ख्वाब होता है, एक विजन। ECO के मामले में भी बिल्कुल ऐसा ही था। ये ख्वाब था इत्तेहाद का, मिलकर आगे बढ़ने का। तो चलें देखते हैं कि इस विजन की बुनियाद आखिर थी क्या। अच्छा, तो ये ECO है क्या चीज़? सीधे लफ्ज़ों में ये 10 मुल्कों की एक ऑर्गेनाइजेशन है और ये ममालिक ऐसी जगह पर हैं जहां यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया आपस में मिलते हैं। इसका जो मेन मकसद है ना, वो है ट्रेड, ट्रांसपोर्ट और एनर्जी के ज़रिए इन सब इलाकों को एक दूसरे से कनेक्ट करना। और यहाँ एक बहुत अहम बात समझने वाली है। जैसा कि अब्दुल सत्तार ने कहा, ये सारा मामला सिर्फ पैसे या मईशत का नहीं था। नहीं, बल्कि ये ताउन, तरक्की लाने, राब्ते बढ़ाने और सबसे बढ़कर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यानी सियासी इस्तेहकाम लाने का एक जरिया समझा जाता था। अच्छा, तो ये तंजीम बनी कैसे? इसकी कहानी कहाँ से शुरू हुई? वैसे इसकी जड़ें काफ़ी गहरी हैं और जैसे जैसे वक्त गुजरा इसकी कहानी और भी दिलचस्प होती गई। देखें, इसकी शुरुआत हुई थी 1964 में। तब इसका नाम था RCD यानी रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट। फिर 1985 में पाकिस्तान, ईरान और तुर्की ने मिलकर इसे ECO के नाम से दोबारा जिंदा किया। लेकिन जो असल गेम चेंजर था ना, वो था 1992। जब सोवियत यूनियन टूटा तो 7 नई सेंट्रल एशियन रियासतें भी इसमें शामिल हो गईं और बस ये तंजीम एकदम से बहुत बड़ी हो गई। और उसके मकासद भाई वो तो बहुत बड़े थे। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना, ट्रांसपोर्ट के लिंक्स बनाना, एनर्जी में एक दूसरे की मदद करना, ये सब कुछ। लेकिन जो सबसे अहम बात थी ना, वो ये थी कि फोकस सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स पर होगा, पॉलिटिक्स पर नहीं। मतलब ये खालिस मुआशी मंसूबा था, कोई सियासी इत्तेहाद नहीं। अब आते हैं पाकिस्तान पर। इस पूरी तंजीम में पाकिस्तान की पोजीशन एक जुग्राफियाई दिल जैसी है। तो पाकिस्तान का किरदार इस तंजीम में क्या है? एक पुल का, जी हाँ, एक ऐसा ब्रिज जो साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट को आपस में जोड़ता है। सच पूछें तो पाकिस्तान के बगैर ECO का जो कनेक्टिविटी का ख्वाब है वो अधूरा ही रह जाता है। और सुनिए, यह सिर्फ कहने की बात नहीं है, कोई इस्तारा नहीं है। पाकिस्तान के पास असल में ऐसे असासियों जो उसे अहम बनाते हैं। सोचें ज़रा, गर्म पानियों तक रसाई, कराची और ग्वादर जैसी बड़ी बंदरगाहें और सबसे अहम सेंट्रल एशिया के उन मुल्कों के लिए कुदरती रास्ता जिनके पास अपना समुंदर नहीं है। बस यही वो वजूहात हैं जो पाकिस्तान को इस तंजीम के लिए बिल्कुल नागुज़ीर बना देती। अच्छा, इतनी ज़बरदस्त सलाहियत, इतना बड़ा विजन, सब अपनी जगह, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है? यहाँ आकर हमें वादे और अमल में एक बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आता है। और ये सारा फर्क जानते हैं किस में सिमट जाता है? सिर्फ एक नंबर में, 10% से भी कम। जी, यही है उन मेंबर ममालिक की आपस की तिजारत का हाल। इतनी बड़ी पोटेंशियल के बावजूद ये रिजल्ट वाकई मायूसकुन है। तो फिर वही बड़ा सवाल, आखिर ऐसा है क्यों? जब ये ममालिक एक दूसरे के इतने करीब हैं, उनके मकासद भी एक जैसे हैं, तो फिर ट्रेड इतनी कम क्यों रही? देखें, इसकी कोई एक वजह नहीं बल्कि कई वजूहात हैं। एक तो ये कि इदारे खुद कुछ कमज़ोर हैं, फिर जो मुआहदे होते भी हैं उन पे अमल बहुत सुस्त होता है। इसके ऊपर से अफ़गानिस्तान जैसे मुल्कों में अदम इस्तेहकाम, फिर ईरान पर बैनुल अक़वामी पाबंदियाँ, ये सब बड़ी रुकावटें हैं। और हाँ, एक और चीज़ भी है, चीन की शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसे बड़े प्रोजेक्ट से भी मुकाबला है। तो इन सब चीज़ों ने मिल मिलाकर ECO की रफ्तार को काफ़ी सुस्त कर दिया है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। अभी हाल ही में इस तंजीम को आप कह लें कि रिवाइव करने की एक नई कोशिश शुरू हुई है और इस कोशिश में पाकिस्तान का किरदार एक बार फिर बहुत मरकज़ी है। और इस नई कोशिश की बुनियाद क्या है? पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट। अब फोकस सिर्फ जियोपॉलिटिक्स यानी सियासी और स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात पर नहीं, बल्कि जियो इकोनॉमिक्स पर है, यानी मुआशी राब्तों और तिजारत पर। और ये जो सोच है ना, ये ECO के बुनियादी मकासद से बिल्कुल मेल खाती है। और ये सिर्फ बातें ही नहीं हो रही, बल्कि एक पूरा रोड मैप सामने रखा गया है। जैसे कि जो पुराना तिजारती मुआहदा है E-कोटा, उसे पूरी तरह से एक्टिव किया जाए। CPEC के कॉरिडोर्स को ECO के ट्रेड रूट्स के साथ जोड़ दिया जाए। ग्वादर पोर्ट को ECO के लिए एक बड़ा लॉजिस्टिक्स और एनर्जी हब बनाया जाए।
اور خود ECO کے سیکریٹریٹ کو بھی مالی اور انتظامی طور پر مضبوط کیا جائے۔ تو یہ کچھ ایسے ٹھوس قدم ہیں جو واقعی اس تنظیم میں ایک نئی جان ڈال سکتے ہیں۔ تو ان سب باتوں کے بعد ہم کہاں کھڑے ہیں؟ گھوم پھر کر ہم وہیں واپس آ جاتے ہیں جہاں سے بات شروع کی تھی، ایک نامکمل پل کے آئیڈیا پر۔ یہ جو بات ہے نا، یہ اس ساری بحث کا خلاصہ ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ دوسرا ملکوں پر انحصار کرنے سے آپ کی خود مختاری یعنی آپ کی سوورنٹی کمزور ہوتی ہے، لیکن یہاں دلیل بالکل الٹ ہے۔ وہ یہ کہ جب ممالک معاشی طور پر ایک دوسرے سے جڑتے ہیں تو وہ مل کر اور زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں، جس سے ان کی اپنی خود مختاری کمزور نہیں بلکہ اور بڑھتی ہے۔ تو SCO کی مثال ایک سوئے ہوئے دیو جیسی ہے جس میں پوٹینشل تو بہت ہے لیکن وہ ابھی تک سو رہا ہے۔ اب آخری سوال یہی ہے، کیا پاکستان کی یہ نئی کوششیں اور دنیا کے بدلتے ہوئے حالات اس دیو کو آخرکار جگا پائیں گے؟ اس کا جواب تو خیر آنے والا وقت ہی دے گا۔